परम प्रेममय श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जगदीश्वरी जगपारिणी पुरुषोत्तम अर्धांगिनी प्रणाम तुम्हें नारायणी। परम पूज्यपाद प्रीतिदेव श्री बरदा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। वर्तमान आचार्य देव के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। समस्त इष्ट परिवार के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ उपस्थित पंजाधारी दादा, मातृमंडली, छोटे छोटे बच्चों को मेरा यथा योग स्थान पर भक्ति भरा प्रेम भरा जय गुरु। आज का दिन बहुत अच्छा है। सुबह से मैं ये तीसरी बार आज ऑनलाइन में मेरा ठाकुर जी की बात बोलना हो रहा है। तो इतनी बात ठाकुर जी का जब होता है तो पूरा दिन यजन चलता है। कोई भी काम हम लोग ठाकुर जी का करते हैं, कहते हैं ना यजन करो याजन करो, लेकिन हम लोगों का कैसे चलता है। मेरा तो सुबह से चल रहा है। आज बोलना है 5:30 ही बजे बोलना है, फिर 5 बजे शाम को बोलना है, फिर रात को 8 बजे बोलना है। दिमाग में यही चलता रहा, अभी मैं ये बोली हूँ, अब क्या बोलूँगी। तो इस तरह मेरा यजन चल रहा था और सारे दिमाग में वो सारी पुरानी बातें, कितनी सारी बातें जो बचपन से ही, क्योंकि हम लोग ठाकुर जी से जुड़े हैं, ना जाने कितनी सारी बातें दिमाग में आ रही थी। उस समय इस सब बातों का ध्यान नहीं था, लेकिन अब वो सारी बातें ऐसा लगता है ना कि एक एल्बम में कैद है, वो एक एक करके दिमाग में प्रवेश कर रही है। वो कैसे हम लोगों के घर में ठाकुर जी का प्रवेश हुआ, कैसे सत्संग होता था, कैसे हम लोग धीरे धीरे सब बड़े हुए, कैसे ठाकुर जी को पकड़े, कैसे सुस्तैनी हुई, कैसे पंजा हुई। मतलब ये सारी बातें उस टाइम नहीं समझ में आती थी, लेकिन समझने के लिए भी समय चाहिए और समझने के लिए भी सोच चाहिए। तो उस समय इतनी सोच नहीं हुआ करती थी कि ठाकुर जी, लगता था कि ठीक है ये हमारे रोज़मर्रा का के काम है ठाकुर जी की इष्टवृत्ति करना। और ठाकुर जी की इष्टवृत्ति करना भी किसी ने हम लोगों को वैसे नहीं सिखाया कि ऐसे करना वैसे करना। वो तो घर में जैसे स्वतः ही हो जाता है। जब आप करेंगे तो आपके परिवार वाले स्वतः ही अपने आप ही एक्टिव हो जाते हैं। तो मेरे घर में ऐसे ठाकुर जी आए और वो सारी बातें एक एक करके दिमाग में आने लगी। एक बात मेरे दिमाग में आ रही थी कि जब मेरे दोनों भैया डॉक्टर हैं, उस डॉक्टरी में होना सबको पता है कि असंभव है, बहुत संभव नहीं होता है। प्राइवेट तो पढ़ाना किसी के वश की बात नहीं, क्योंकि करोड़ों रुपए लगते हैं, और सरकारी में होना मुश्किल है। तो जब मेरे दोनों भैया दुर्गापुर में थे, उस समय हम लोगों की शिक्षा दीक्षा, मेरे पिताजी दुर्गापुर में इंग्लिश के लेक्चरर थे। तो जब उस समय ना फ़ोन की सुविधा थी, आज से बहुत साल पहले की बात कर रही हूँ। हम लोग दुर्गापुर छोड़े थे 88 में। उस समय और अभी में तो बहुत का अंतर है। तो उस समय मेरे भैया लोग जब मेडिकल कॉलेज में, वहाँ भी सुविधा नहीं थी कि दुर्गापुर से पढ़े, तो उनको पिताजी ने मेरे पटना भेज दिया था, दोनों भैया को। और उस समय इतना सैलरी भी नहीं लोगों को मिलता था। अभी तो पैसे का कोई मूल्य नहीं है। उस समय किसी के घर अगर टीवी आ जाता था तो बहुत बड़ी बात होती थी। तो उस समय मेरे पापा ने उन दोनों को पटना भेजा। पटना में मेरी दीदी की शादी हुई थी। तो जब पटना भेजा तो मेरे पापा बोले कि उस समय 2000 एक बच्चे की फ़ीस थी कोचिंग की। तो मेरे पापा बोले कि एक ही बच्चे को मैं पढ़ा सकता हूँ और एक बच्चा साथ रह के पढ़ेगा। तो बड़े भैया को मेरे पिताजी ने एडमिशन करा दिया कोचिंग में, मेडिकल की कोचिंग में दाखिला दिला दिया। और छोटे भैया को बोला कि जब वो आएगा कोचिंग करके तो तुम उसको पढ़ना। तो उन दोनों को मेरी दीदी ने एक घर की व्यवस्था कर दी, घर में रहने लगे। एग्ज़ाम हुआ, वही भैया मेरे जब कोचिंग से आते, छोटे भैया को अपना नोट्स देते। देखिए कैसे लोग संघर्षपूर्ण जीवन बीतते थे, इसीलिए वो सुंदर जीवन होता था। अभी तो सब बच्चों को सब चीज़ हम लोग हाथों में दिए हैं, सब चीज़ बिछाए हैं, इसीलिए आजकल के बच्चे ज़्यादा डिप्रेशन में हैं। आजकल इतना जो सुसाइड केस इतना क्यों हो रहा है, क्योंकि आजकल के बच्चों थोड़ा भी संघर्ष करने को तैयार नहीं। पहले के बच्चे को वही सोचते थे कि कितना संघर्षमय जीवन था, उसी में आनंद था और उसी में बच्चे सक्सेस भी हो जाते थे। तो मेरे बड़े भैया कोचिंग से आते थे, छोटे भैया को नोट्स देते थे। छोटे भैया उस समय घर में एक स्टोव था, उसमें खिचड़ी बनाते थे, खिचड़ी और चोखा बना के रखते थे। दोनों भाई खाते थे। दोनों भाई में 2 साल का अंतर था। फिर एग्ज़ाम का दिन आया, एग्ज़ाम की समय आया, दोनों भाइयों ने एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम दे के वापस वो दुर्गापुर आ गए। और देखिए वहाँ इतना सुविधा नहीं था कि बिहार का जो उन्होंने जो एग्ज़ाम दिया था उसका पेपर भी वहाँ दुर्गापुर में नहीं आता था। जब रिज़ल्ट निकलता है, बहुत सारे बच्चे देते हैं एग्ज़ाम, बहुत सारे। और मेरे पापा को तो वैसे ही लोग पागल डिक्लेयर किए रहते थे, पता नहीं कौन से गुरु को दिन भर भसता रहता है, दिन भर गुरु 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 करता है।
समझ में लोगों को नहीं आ रहा था। मेरे पापा दिन भर कॉलेज से आके दिन भर वहाँ का मंदिर के निर्माण में लगे रहते थे। वो निकलते थे 2 बजे, आते थे 11-12 बजे रात को कलेक्शन में। और ऐसा वैसा कलेक्शन वहाँ नहीं होता था, इतना कलेक्शन होता था। हर माँ जिनके पति के द्वारा अर्घ नहीं दिया जाता था, तो वो माँ अपना अपना कान का, गले का, चांदी का पायल, बिछिया, न जाने कितने चीज़ पिताजी लोग को वो अर्घ के रूप में देती थी। पापा जब रात में आते थे तो इतना सारा जेवर रहता था हाथ में, और वो जेवर सुबह जो वहाँ की कमेटी थी उसके उन्हीं लोग सब जाते थे और उसको बेचते थे, फिर ठेकेदार को पेमेंट होता था। ऐसा दिन भी, ऐसा समय भी मैं देखी हूँ। तो वही सब रिकॉल होता है, वही सब दिमाग में एक पर एक आता जाता है। तो जब मेरे भैया लोग का रिजल्ट निकला तो मेरे जिया जी का टेलीग्राम आता है। उसमें फ़ोन की सुविधा नहीं थी कि दोनों भाई एंट्रेंस पास कर गए। और वहाँ पर जहाँ से कितने सारे बच्चे, 50-60 बच्चे दिए थे जाके, किसी का नहीं आया। लेकिन मेरे जिया जी ने जब टेलीग्राम किया, उस समय टेलीग्राम ही आपको तुरंत का जो मिलना था टेलीग्राम से ही होता था। तो जब आता है तो हम लोग सोचते हैं कि ये कैसे संभव है कि दोनों के दोनों भाई एक साथ हो गए, एकाध होगा, इतना कठिन परीक्षा होता है। तो विश्वास नहीं हुआ जिया जी की बातों पे हम लोग सोचे कि इनको कहीं मजाक तो नहीं कर रहे हैं, अपने उन लोगों से मजाक कर रहे होंगे। तो मेरे भैया क्या किए, वहीं से दुर्गापुर से धनबाद पास पड़ता था, जहाँ बिहार का पेपर धनबाद में आता था, वहाँ से 3 घंटे लगते थे। देखिए कितना संघर्ष है कि समाचार भी जाके लाना पड़ता था कि मेरा रिज़ल्ट निकला, क्योंकि वहाँ ये पेपर आता ही नहीं था। बिहार का पेपर, झारखंड का पेपर वहाँ तो आता ही नहीं था, और इन्हीं सब पेपरों में निकलना था रिज़ल्ट। तो मेरे भैया जब जाते हैं, मेरे चाचा वहाँ रहते थे, तो वहाँ जाके मेरे भैया जब पहुँचते हैं, पेपर ख़रीदते हैं, तो देखते हैं कि मेरे जो छोटे वाले भैया हैं, जो नोट से पढ़ते थे, जिनको कोचिंग में एडमिशन नहीं कराया गया था, उनका पूरे बिहार में 60वां रैंक था, और बड़े वाले भैया का 200 रैंक था, जिनको कोचिंग में दाखिला दिया गया था। खैर 60 और 200 दोनों को होना था, 500 सीटें थी और लाखों लाख विद्यार्थी थे, तो दोनों का तो होना तय ही हुआ। तो एक चमत्कार था पूरे दुर्गापुर में, ये लहर, ये बातें पूरे दुर्गापुर में एक र्यूमर की तरफ फैल गई कि सदनदा जो है उनका दोनों बेटा मेडिकल क्वालिफाई कर लिया है और सबके बच्चे नहीं कर पाए हैं। तो वो ऐसा, मेरे पापा इतने ठाकुर जी, मतलब कहीं भी कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा उनको अपने बच्चों को बनाने के लिए, क्योंकि वो इष्ट में लगे रहते थे, इष्टमय थे। वो इष्ट में सारे दिन उनका विचार, उनका उठना, उनका बैठना सब ठाकुर जी को लेके था। मुझे याद है, मैं बहुत छोटी थी कि एक अग्रवाल अंकल थे जो ठेकेदार थे मंदिर के, वो सुबह से आ जाते थे 9-10 बजे के करीब मेरे घर में। वो बैठे ही रहते थे कि कब मेरे पापा रात को आएंगे, वो जेवर बेचेंगे, जिन्होंने अर्घ दिया है वो सब जेवर बेच के लाएंगे, और एक मंदिर में जो निर्माण कार्य हो रहा है उस निर्माण कार्य में वो ठेकेदार को दिया जाएगा। तो ऐसा स्थिति, मतलब घर में ऐसा परिवेश था कि दिन भर लोगों का आना जाना, वो दीक्षा देने, उस समय भी दीक्षा पत्र कार्य था, ऐसा नहीं था कि उस समय नहीं था। इसको नया आयाम, नया रूप दिया गया, उस समय भी दीक्षा पत्र कार्य होता था। ठाकुर जी से बहुत लोग कहते थे कि मैं इष्टवृत्ति छोड़ दिया हूँ, ये कर लिया हूँ, ठाकुर जी फिर उनको समझाते थे। लेकिन अभी दीक्षा पत्र का काम घूम घूम के किया जा रहा है। ऐसे ही मेरे जीवन में मेरे भैया लोग फिर दोनों डॉक्टर बने, और एक भैया मेरे स्किन के डॉक्टर हैं और एक भैया मेरे आँख के डॉक्टर हैं। और इतना ही पे नहीं रुका हमारा जो घर का जो विजय रथ है, अभी मेरे भतीजा जो है वो कानपुर में ही डॉक्टर है, वो पल्मोनोलॉजिस्ट है। और मेरा छोटे वाले भैया का बेटा भी हैदराबाद में, वो भी आई सर्जन है, और उनकी बिटिया भी डॉक्टर है, और मेरा बेटा भी डॉक्टर है। तो ऐसे ही जो विजय रथ जो चल रहा है, चल पड़ा है, इतनी कठिन परिस्थितियों के बावजूद ठाकुर जी ने लगता है कि हम लोगों को मखमल पे बैठा रखा है, कि हम लोग मखमल पे कैसे लोग चलते हैं, काटा तो है ही नहीं जीवन में। मतलब इतना सब, वो सारी बातें दिमाग में रिकॉल होती कि कैसे ये जीवन ऐसा सुंदर हुआ। एक दिन से सुंदर नहीं होता है। एक दिन मैंने ठाकुर जी का काम कर लिया, एक दिन मैंने दीक्षा पत्र कार्य कर लिया, एक दिन से सुंदर नहीं होता है। मैं तो इतनी बीमार रहती हूँ, इतना सारी बीमारी मेरे में, कौन सी बीमारी नहीं है, ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट, और ना जाने कितनी सारी बीमारी, जितनी बीमारियाँ दुनिया में वो सारी बीमारी मेरे में है। लेकिन ठाकुर जी बोलते हैं ना, इष्ट में रखो भक्ति अटूट, शक्ति पाओगे मन में, रंग दो स्वभाव उनके रंग में, पड़ोगे नहीं दुख में।
तो जब आप उनके स्वभाव में, उनके काम में, उनके क्रियाकलाप में अपने को रंगे रहोगे तो आपको ये सारी चीज़ें होते हुए भी आप महसूस नहीं कर पाओगे, क्योंकि इतना सुंदर हम रंगे रहते हैं ठाकुर जी के रंग में कि हम लोगों को दुख का एहसास नहीं होता। दुख तो आएगा ही, वो तो आने वाली ही चीज़ है, लेकिन उसको एहसास नहीं होता है, क्योंकि इष्ट के रंग में रंगे रहने पर वो एहसास नहीं होता है। एहसास उन्हीं को होता है जो इच्छा रखते हैं, आज मुझे ऐसा हो गया, बस इसके कारण ठाकुर जी हैं, आज कल ऐसा हो गया, इसका कारण ठाकुर जी है। जब अच्छा कुछ हो जाता है तो वहाँ से ठाकुर जी हट जाते हैं, वहाँ दूसरे देवी देवता आ जाते हैं। इसलिए कहते हैं बाजार घूम कर गुरु करने से निष्ठा गई जहन्नुम में, होगी क्या तेरी शंका दूर, होगा क्या तेरा लाख जन्म में। अभी कुंभ का मेला अभी अभी गया है, महाकुंभ बोलते हैं उसको। रातों रात कितने बाबा स्टार बन गए और रातों रात वो धूल में भी मिल गए। ऐसे ऐसे बाबा रोज पनपते हैं, रोज चले जाते हैं, लेकिन ठाकुर जी का 137 साल हो गया है, ना कोई आक्षेप लगा है, ना कुछ लगा है। अनवरत ठाकुर जी के नाम से डाक टिकट, जिस समय 88 में जो सेंटिनरी हुआ था ठाकुर जी का, तो हम लोगों को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। ठाकुर जी का शतवार्षिकी था और इतना मतलब उस समय हम लोग दुर्गापुर में रहते थे। एक ऐसा लगता था कि अब हम लोग घर परिवार में गांव देहात में बहुत कम जाना होता था। मतलब हमेशा छुट्टी हुई देवघर जाना है, देवघर जाना है, मतलब एक ऐसा उत्साह रहता था, लगता था कि वही मेरा नानी घर है, वही मेरा दादी घर है। तो ऐसे ही 88 की बात कर रही हूँ, जब हम लोग उस समय मैं बहुत छोटी कक्षा में पढ़ती थी और मेरे छोटे बड़े वाले भैया की शादी हुई थी, तो भाभी को पटना से आना था और हम लोगों को दुर्गापुर से जाना था। और वो सेंटिनरी में वो भीड़ उस समय की बात कर रही हूँ, इतनी भीड़ थी और एक एक कोना कोना चप्पा चप्पा सब बुक था। तो वैसे ही हम लोगों को भी एक होटल मिला था, उसमें हम लोग रहे थे और हम लोगों ने उस समय पहली बार अमृत की वर्षा देखी। कैसे आकाशीय विमान से अमृत की वर्षा हो रही है, प्रोसेशन पे हम लोग जुलूस पे जा रहे थे और ऊपर से अमृत की वर्षा हो रही थी। तो इतना सुंदर दृश्य देखे हैं, वो सारी बातें दिमाग में आती है। जब कहीं बोलना होता है तो वो सारी बातें दिमाग में आ जाती है कि जो हम लोगों ने देखा है, कम से कम जो नहीं देख पाए हैं, अब हमारी आंखों से कम वो चीज़ वो देख ले। तो इतना सुंदर परिवेश हुआ करता था। ऐसे ही मेरे दोनों भैया जो डॉक्टर बन गए और एक पापा मेरे जब दीक्षा लिए थे, तो जैसे आप ज़्यादा वो बनिएगा, एकदम सरल रहना है। तो मैंने सुना कि मेरे पापा ठाकुर जी को ये किताब दे दिए पढ़ने के लिए कि आप इसको पढ़िए और हमको सुबह दे दीजिएगा। मैं ये सुनती हूँ तो मुझे हंसी भी आती है कि हम लोग तो भी ठाकुर जी अगर होते तो शायद जवानी नहीं खुलती। आचार्य देव के पास जाते हैं तो कई समय लोग बोल ही नहीं पाते हैं, और वहाँ मेरे पिताजी ठाकुर जी को किताब दे रहे हैं और कह रहे हैं इसको पढ़िए और सुबह आप दे दीजिएगा। और सुबह वो मांगने भी चले गए पिताजी से, बोले कि ये मैंने जो आपको किताब दिया था वो आप मुझे दीजिए। एक बार जब मेरे पापा दुर्गापुर से वहाँ आए थे देवघर, तो मेरे पापा का पंजा खो गया था। मेरी दीदी एडमिट थी वहाँ पे कलकत्ता में आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में, उनको प्लास्टिक सर्जरी हो रहा था बड़ी दीदी का। तो वहीं पर 68 में मेरे पापा, जो 68 मंदिर है, वहीं मेरी मम्मी रहती थी, 6 महीना रहती थी। तो वहाँ मेरे पापा का पंजा खो गया, अटैची ही कोई ले गया। तो मेरे पापा ने आगे सीधे ठाकुर जी से बोला कि बड़दा से बोला, बड़दा मेरे दादा मेरा तो पंजा खो गया है और इसी व्यक्ति ने पंजा लिया है। इतना भी पापा ने उनको बोल दिया। तो बड़दा ने फिर वहाँ पर पता किया तो पता चला कि सही में, मतलब छोटी छोटी बातों को निश्चल भाव से आप उनके पास रखेंगे तो आपकी समस्या का समाधान होगा ही होगा। तो ऐसे ही हमारे जीवन में अनंत बातें हैं, उन बातों को मैं रिकॉल भी नहीं कर पाती हूँ। ऐसा ही एक बार मेरा बेटा जो अभी डॉक्टर है, तो वो एग्ज़ाम दिया था, तो वो थोड़ा सा ठाकुरमय है, बच्चे सुस्तैनी है, ठाकुरमय है। मतलब शुरू से उन्होंने देखा, जैसे हम बच्चे हुए तो हम लोग अपना इष्टवृत्ति करना दिन भर। मेरे पति की आदत है, वो तो बहुत बाद में दीक्षा लिए हैं, लेकिन वो मेरे से ज़्यादा अच्छा से करते हैं, ये मुझे एहसास होता है, क्योंकि उनके जीवन में ठाकुर जी के अलावा मैं नहीं देखती हूँ। मैं अपने पापा को देखी हूँ
और मेरे पति को देखती हूँ कि वो उनका सारा जीवन हर समय वो ठाकुर में ही रहते, दिन भर वीडियो बनाना, दिन भर सोचना, और जितनी अलमारियाँ मैं बनाती हूँ सारी अलमारियाँ ठाकुर जी की किताबों से भर जाती है। ठाकुर जी की बात सुनने के लिए, पढ़ने के लिए वो बांग्ला सीखे हैं, क्योंकि हम लोग, हमारा हिंदी भाषी है हम, और चूँकि हम लोग बंगाल में पले बढ़े हैं तो हम लोग बहुत अच्छे से बांग्ला बोल लेते हैं, लेकिन वो नहीं जानते, वो एक अक्षर भी नहीं जानते थे। लेकिन एक बार जब वो पढ़ने की कोशिश कर रहे थे देवघर में, ऐसे घुमा घुमा शब्द को पढ़ रहे थे, तो बोदी आती हैं जो पहले आचार्य थे, उनकी धर्मपत्नी आती है, बोली क्या देख रहे हो तुम? तो वो बोले कि कोशिश कर रहा हूँ, का तो समझ में आ रहा है, ला समझ में आ रहा है, कोशिश कर रहा हूँ इसको पढ़ने की। तो उन्होंने उनको सलाह दिया कि तुम ना एक हिंदी टू बांग्ला, बांग्ला टू हिंदी किताब ले लो और उससे पढ़ो। तो उस समय में गर्मी की छुट्टी होती थी और हम लोग 1 महीना के लिए हम लोग देवघर जाते थे, तो मेरे पतिदेव ने वही किताब ली और वहाँ बैठे बैठे ही, वही 1 महीना के अंदर ही उन्होंने जो बांग्ला सीख लिया पढ़ने के लिए, आज वो ट्रांसलेट करते हैं। कितनी सारी किताबों न जाने वो ट्रांसलेट कर चुके हैं, और इसको राजू दा भी उनको देते हैं कि आप इनको ट्रांसलेट करिएगा। तो मैं उनको देखती हूँ कि दिन भर वो ठाकुर जी को सजाना, ठाकुर जी को रखना, कैसे रखा जाता है। तो ऐसे बच्चे देखते हैं। चैरिटी बिगिंस एट होम, अच्छे काम की शुरुआत घर से होती है। आप बाहर जाके किसको बोलेंगे, किसको सिखाएंगे? जब आपका बच्चा को देखकर लोग कहेंगे कि नहीं हाँ सही में ये सत्संग, ये लोग सत्संग करते हैं। कल मैं एक गृह प्रवेश में कथा हो रहा था, तो वहाँ पर पंडित जी कह रहे थे कि कौन आजकल के बच्चे और कौन माँ बाप सत्संग करता है। तो हमारे जो अड़ोसी पड़ोसी थे वो जानते हैं कि हम लोग चारों के चारों हम लोग सत्संग जाते हैं, क्योंकि मेरा एक बड़ा बेटा जो डॉक्टर है वो म्यूज़िक में भी म्यूज़ किया है, छोटा बेटा तबले में भी वो ग्रेजुएट है। उनको हम लोगों ने ये सब भी सिखाया, क्योंकि चूँकि हमारी परवरिश बंगाल में हुई थी, तो बंगाल में ये सब कल्चर है, तो दोनों को हम लोगों ने सिखाया यहाँ पर, और वो दोनों बहुत अच्छा गाते बजाते हैं। तो हमारी एक पूरी टीम है, हमारी पूरी टीम हम लोग साथ जाते हैं। तो वहाँ हमारे अड़ोसी पड़ोसी कहने लगे, अरे ये ममता है ना, ये लोग तो पूरा सत्संग करते हैं, चारों जाते हैं। तो यही जाजल है, यही मेरा जाजल है। जब वो पूछते हैं कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं, तो हम लोग सत्संग में जा रहे हैं।